वेलकम टू रिचा ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो आइसोटोप कमेटी के हवाले से। उसमें से सबसे पहले जो कंटेंट हमने डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू रेडियो आइसोटोप एंड कंपोजिशन ऑफ रेडियो आइसोटोप कमेटी। एंड थर्ड वन हमारे पास है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप कमेटी। एंड फोर्थ वन हम देख लेंगे कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप बेसिकली होता क्या है उसका तारुफ हम जान लेते हैं। रेडियो आइसोटोप बेसिकली ये आइसोटोप होते हैं एलिमेंट के जो कि हमें रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जो इमिट करते हैं रेडिएशन को किस फॉर्म में, एक अल्फ़ा, बीटा या गेमा रेस के फॉर्म में वो इमिट करते हैं। क्योंकि इस आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट उसमें से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं न्यूक्लियाई में, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं और वो डीके हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन की, जिसकी 3 हमारे पास आ जाते हैं आइसोटोप। फर्स्ट वन हाइड्रोजन 1 है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर इसकी 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो न्यूट्रॉन इसमें मौजूद नहीं होता और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो 1 है, तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। अगर हम हाइड्रोजन 2 की बात करें तो इसमें एटॉमिक नंबर इज़ 1 बट एटॉमिक मास इज़ 2, क्योंकि इसमें से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सम ऑफ को हम एटॉमिक मास कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन की सम ऑफ को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये 2 है क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये इसमें न्यूट्रॉन भी आया है तो ये इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा और ये अपना जो एनर्जी है वो रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से रेस इमिट होंगे। और इसी तरह अगर हम थर्ड वन में देखे जाए तो इसमें न्यूट्रॉन 2 आया है और इसमें से इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। तो इसके एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 ही रहेंगे क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 3 आएंगे, क्योंकि इसमें से हम सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है क्योंकि इसमें से जो न्यूट्रॉन है उसकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस, और ये मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है। इस वजह से वो डीके होंगे और द पैसेज ऑफ टाइम एंड रेडिएशन इमिट करेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ रेडियो आइसोटोप कमेटी के हवाले से। जिस तरह थेरेप्यूटिक कमेटी में मेंबर इंक्लूड थे फिजिशियन, फार्मासिस्ट वगैरह, तो यहाँ पे भी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइज़ करना और कंट्रोल करना। जो हॉस्पिटल आइसोटोप प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाते हैं, इसीलिए इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया है। टिपिकली जो आमतौर पर है इस कमेटी में बुनियादी तौर पर जो मेंबर्स इंक्लूड है वो हमारे पास आ जाते हैं, मेडिकल फिजिस्ट आ जाते हैं, क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, और हेमेटोलॉजिस्ट, सर्जन, फार्मासिस्ट, नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल इंक्लूड है इसमें। अब थोड़ा थोड़ा हम इनके रोल देख लेते हैं। हम मेडिकल फिज़िक्स की बात करें तो उसको डीप नॉलेज होते हैं फिज़िक्स के हवाले से। वो जो प्रोसीजर है या जो टेक्नोलॉजी है, मेथड है फिज़िक्स के वो यूटिलाइज करते हैं इन द ट्रीटमेंट, इन द डायग्नोस ऑफ द डिज़ीज़। स्पेशली अगर हम बात करें तो पोस्ट्रम इमिशन थेरेपी जो कि यूज़ किया जाता है स्कैनिंग के लिए, इसमें से रेडियो आइसोटोप को ट्रेजर अमाउंट में दिया जा सकता है और वहाँ से स्कैनिंग के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इंजेक्टेबल जो इंजेक्ट किया है। इसी तरह अगर क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट की बात करें तो उसको रेडियोलॉजिस्ट ये इम्पोर्टेंट है, ये अहम किरदार अदा करते हैं स्पेशली इन डायग्नोस इन ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़ और कंडीशन। सबसे पहले ये क्या इन डायग्नोसिस में इनका रिस्पॉन्स ये क्या कहते हैं, किसी भी मेडिकल कंडीशन को वो क्विकली या एक्यूरेटली हमें डायग्नोस करके दे देते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, सीटी स्कैन वगैरह हो गया, एमआरआई हो गया, ये सारे इसी में इंक्लूड होते हैं। और ट्रीटमेंट में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि रेडियो थेरेपी वगैरह की जो कि यूज़ किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए,
तो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह मॉनिटरिंग में वो अहम रोल अदा कर सकते हैं, स्पेशली पेशेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो पेशेंट के जो वर्ड्स साइन एंड सिम्टम है वाइटल, उसको वो मॉनिटर कर सकता है। स्पेशली अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, तो उनकी मॉनिटरिंग में भी ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह हेमेटोलॉजिस्ट है, हेमेटोलॉजिस्ट वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रीटमेंट जो रिलेटेड होते हैं हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो या डिजीज़ हो उसके मतलब, क्योंकि एक जो हेमाटोलॉजिस्ट है वो एक्सपर्ट होते हैं और उसके पास डीप नॉलेज होते हैं कि ब्लड के हवाले से। सो वो हमें एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं जो भी इशू रिलेटेड हो सेफ्टी या एफिकेसी के हवाले से, तो ये इंफॉर्मेशन वगैरह हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम सर्जन की बात करें तो सर्जन का रोल ये है कि वो रिव्यू करते हैं मेडिकल प्रोसीजर, प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस वगैरह और एवालुएट करते हैं रिस्क एंड बेनिफिट। अगर हम बात करें सर्जन की, तो सर्जन को दो एरियाज़ में अबूर हासिल होते हैं। एक हम देखा जाए तो थेरापी में, रेडियोथेरापी में, और दूसरी तरह हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में। रेडियोथेरापी में स्पेशली हम ही इज़ एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट होता है क्योंकि उसको उसके पास डीप नॉलेज होता है कि रेडिएशन को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह आइसोटोप को यूज़ करना है कि कोई भी रेडिएशन मतलब डायरेक्टली टारगेट कर सके ऑन कैंसरस सेल पे। और इसी तरह उसकी ये एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करके हम जो पेशेंट की ट्रीटमेंट है उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो ये अहम किरदार उसमें अदा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फार्मेसी की, तो इस कम्युनिटी में फार्मेसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये परचेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, रिसीविंग में इन्वॉल्व होते हैं एंड स्टोरेज ऑफ स्टॉक में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम नर्स की बात करें, नर्सेस की, तो नर्स बेसिकली वो भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। सो उसको भी पता होना चाहिए कि जो आइसोटोप और जो रेडियो एक्टिविटी है उसके बारे में, सो ताकि वो भी अपना सेफ्टी भी करे और पेशेंट को भी जो रेडियो एक्टिव रेस है उससे भी प्रोटेक्ट कर सकें। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये ज़ाहिर बात है, ये हेड होता है किसी भी हॉस्पिटल का, तो वो इन्वॉल्व होते हैं इन दी डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर प्रोग्राम के डेवलपमेंट में वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें आइसोटोप रेडियो आइसोटोप कम्युनिटी की, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कोई भी आइसोटोप जो कि हमने यूटिलाइज़ करना है इंस्टीट्यूशन में, तो उसकी रिव्यू करना और उसकी अप्रूवल देना इस कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इसके अलावा उसके पास दूसरे अगर हम बात करें तो जो पर्सन है जो डील कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटीज़ के साथ या रेडिएशन के साथ, तो उनको ट्रेनिंग देना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उस एरिया को लोकेट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं। और किस तरह जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है उसको किस तरह डिस्पोज करना, मेथोडोलॉजी बताना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं। और ये आल्सो इन्वॉल्व इन रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट वगैरह तलब करना और उस रिपोर्ट को रिव्यू करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड है। और कोई भी अमल जो हम ड्रग अप्रूविंग के दौरान किया गया हो उसको रिकॉर्ड में रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेशली जब हम अप्रूविंग दे रहे हो यूज़ ऑफ आइसोटोप की, तो उसके दौरान कोई भी एक्शन हमने लिया हो अप्रूविंग के दौरान, जब हम अप्रूव दे रहे हो, इजाज़त दे रहे हो कि आइसोटोप यूटिलाइजेशन की, तो कोई भी अमल उसके दौरान अगर हमने लिया हो तो उसको भी रिकॉर्ड में रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। अगर हम लास्ट में आप डिस्कस करेंगे कंक्लूजन के हवाले से, तो रेडियो आइसोटोप कमेटी ये आमतौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेटिंग द सेफ्टी यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप। और इसमें से वायरस एप्लीकेशन है, जैसे कि मेडिकल में इसकी बहुत सारे एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल में और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में जो रेडियो आइसोटोप है उसकी यूटिलाइजेशन है। तो इसमें से सबसे जो बुनियादी मकसद है इस कम्युनिटी का, तो वो रेगुलेशन या सेफ्टी है, सेफ़ यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप को की यूटिलाइजेशन है या एप्लीकेशन है, उनको बरकरार रहना, उनकी सेफ्टी को रेगुलेट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं। एट द एंड, thank you very much.